हेलो फ्रेंड्स, के एस आर अकेडमी कॉमर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आप फ्रेशर अकाउंटेंट हैं या फिर आप अकाउंट्स मैनेजर या फिर आप सीनियर अकाउंटेंट हैं। सर, जब भी हम अकाउंटिंग वर्क करते हैं, अकाउंटिंग वर्क करने के बाद में हमें सीए के पास में ऑडिट करवाने के लिए जाना होता है। और जब हम ऑडिट करवाने के लिए जाते हैं, सीए हमसे बहुत सारी क्वेरीज निकालता है और उस क्वेरीज को हमें सॉल्व करने के लिए बोलता है। और साल जब फिनिश हो जाता है, इसके बाद हमें वो क्वेरीज सॉल्व करनी पड़ती है, तो हमें बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। यानी कि जो क्वेरीज होती है उसका सही तरह से सॉल्यूशन नहीं मिल पाता है, जिस वजह से सीए हमसे नाराज हो जाता है। यानी कि हमारा जो बॉस होता है वो भी हमसे नाराज हो जाता है। तो आज के इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं ऐसे 15 पॉइंट्स, यानी कि 15 पॉइंट्स जो आपको सीए के पास में जाने से पहले आपको ये सब यहाँ पे प्रिपेयर करने होंगे। यानी कि हम ये मान सकते हैं कि बैलेंस शीट फाइनल करने से पहले आपको ये 15 पॉइंट्स इस तरह से प्रिपेयर कर देने हैं, जिससे आप चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास में जाओगे और आपकी ऑडिट ऐसे ही हो जाएगी, आपसे कोई भी क्वेरी नहीं पूछी जाएगी। और जिससे आपका बॉस भी खुश हो जाएगा और आपका जो ऑडिटर्स है यानी कि जो सीए है वो भी खुश हो जाएंगे और आपकी सैलरी के भी ग्रोथ होने के चांसेस रहते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको इसी तरह के रिलेटेड वीडियोस यानी कि जीएसटी, इनकम टैक्स, टीडीएस, टीसीएस, अकाउंट्स, एक्सेल रिलेटेड वीडियोस आपको इस चैनल के ऊपर मिलने वाला है। इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी लाइफ पूरी चेंज हो सकती है। सबसे पहले हम पॉइंट बात करते हैं ओपनिंग बैलेंस मैच। जब भी हम किसी अकाउंटिंग करते हैं और जब हम किसी की बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन करने के लिए जाते हैं, तो हम बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन करते हैं फॉर एग्जांपल सितंबर मंथ में। सितंबर मंथ में हम बैलेंस शीट फाइनल करते हैं और हमारा जो डेटा होता है फॉर एग्जांपल 21-22 का 31 मार्च 2022 का फॉर एग्जांपल डेटा है, और उसका रिटर्न सितंबर मंथ 2022 में फाइल होता है, यानी कि आफ्टर 6 मंथ के बाद फाइल होता है। तो जैसे आफ्टर 6 मंथ के बाद में फाइल होता है, तो यहाँ पर सीए क्या करता है, बहुत सारे एडजस्टमेंट करता है, जिस वजह से उस ट्रांजैक्शन आपने जो बुक्स भेजी होती है और सीए के पास में जो बुक्स आती है वापस, उसमें बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो आपको जब भी किसी की भी बैलेंस शीट फाइनल करनी होती है, यानी कि हम मान के चलते हैं कि सर अगर हमें 22-23 फाइनेंशियल ईयर की बैलेंस शीट फाइनल करनी है, क्योंकि जिसका अभी पीरियड अभी फरवरी चल रहा है, मार्च ऑलमोस्ट फिनिश है, तो 22-23 फाइनेंशियल ईयर की अगर आपको बैलेंस शीट फाइनल करनी है, तो आपको 1 अप्रैल 2022 के जो भी ओपनिंग बैलेंसेज हैं आपके बैलेंस शीट के अंदर, वो आपको प्रॉपर मैच करने हैं सीए की जो ऑडिटेड बैलेंस शीट है उसके हिसाब से। क्योंकि आपने तो ऑलरेडी जो किया हुआ था वो आपका डिफरेंस होगा सीए की ऑडिटेड बैलेंसेस के हिसाब से, तो आपको सीए की जो ऑडिटेड बैलेंसेस होगी उसको आपको यहाँ पर चेक करना है, प्रॉपर तरीके से मैच करना है कि आपके ये जो ओपनिंग बैलेंसेस हैं वो प्रॉपर मैच कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं। अब सर ये प्रॉपर मैच कैसे करते हैं, इसके भी वीडियोज हम आपको इस चैनल पर ला रहे हैं, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो सबसे पहला पॉइंट था हमारे सर ये था कि आप अपने जो ओपनिंग बैलेंसेस हैं यानी कि बैलेंस शीट्स के जितने भी लेजर्स हैं, उस लेजर्स को प्रॉपर तरीके से मैच कर लें, यानी कि उसको चेक कर लें। सेकंड बात करते हैं हम बैंक स्टेटमेंट रिकंसिलिएशन। हम पूरे साल अकाउंटिंग करते हैं, हम एवरी मंथ भी बैंक रिकंसिलिएशन करते हैं, लेकिन अगर हम बात करते हैं सर 31 मार्च 2023 को आपका जो भी बैलेंस है एज पर बुक्स और एज पर बैंक स्टेटमेंट के हिसाब से, वो दोनों मैच होने चाहिए, यानी कि बैंक रिकंसिलिएशन प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। दूसरा, अगर आपके अनरिकंसाइल में ऐसे बैलेंसेस हैं जो आपने चेक तो दिए हैं लेकिन 19 डेज आपके पूरे हो गए हैं, आपके 19 डेज कंप्लीट हो गए हैं, फिर भी आपका वो चेक क्लियर नहीं हुआ है, तो ऐसी एंट्री को आप डिलीट कर दें, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट आपसे ये एंट्री जरूर डिलीट करवाएगा। क्यों डिलीट करवाएगा? क्योंकि सर 90 डेज तक किसी चेक की जो वैलिडिटी होती है वो 90 डेज तक रहती है, और 90 डेज के बाद में कोई भी चेक इशू नहीं किया था, यानी कि उसका पेमेंट विड्रॉल नहीं हो सकता है बैंक से। इसका मतलब आपकी ये डमी एंट्री है। डमी एंट्री का मतलब होता है कि आपने एंट्री कर दी जिससे आपका प्रॉफिट रिड्यूस हो गया, लेकिन एक्चुअल में ये आपका पेमेंट नहीं हुआ, जो अनरिकंसाइल में पड़ा हुआ है। तो आप अगर ऐसा है तो 31 मार्च को ऐसे कुछ एंट्रीज है जो आपका पेमेंट बहुत लॉन्ग टाइम से किया हुआ है आपने, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, तो इस एंट्री को डिलीट कर दें और बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट प्रॉपर तरीके से आप कंप्लीट कर लें।
तो ये था सर हमारा सेकंड पॉइंट जो आपको बहुत अच्छी तरीके से ध्यान में रखना है। तीसरा, कैश इन हैंड नेगेटिव बैलेंस। सर हमारे पास में कैश इन हैंड होता है, उसमें कैश में बहुत सारे ट्रांजैक्शन करते हैं, छोटे मोटे भी करते हैं, कभी बड़ी बड़े ट्रांजैक्शन भी कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखनी है कि आपका जो कैश का जो बैलेंस है वो 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 मार्च 2023 की किसी भी डेट को माइनस में बैलेंस नहीं जाना चाहिए, यानी कि नेगेटिव बैलेंस नहीं जाना चाहिए। आप इस बात का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखें। सर अगर आप लेजर वाइज देखते हैं टेली के अंदर तो आपको ये दिखता है कि मंथली बैलेंस आपको दिख जाता है, जहां आपको पॉजिटिव दिखता है। लेकिन अगर आप डे वाइज अगर किसी का बैलेंस चेक करते हैं तो किसी डेट को बैलेंस नेगेटिव में जाता है और कभी भी कैश बैलेंस नेगेटिव में नहीं जाता। दूसरी बात आपको यहाँ पर कैश में रखनी है कि अगर आपने किसी को 10,000 रुपीज से ज़्यादा का पेमेंट किया है तो वो एंट्री आप 2 पार्ट में डिवाइड कर दें। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने किसी को 50,000 रुपीज़ का पेमेंट किया तो आप किसी की एक एंट्री 10,000 में करें, दूसरी डेट में आप उसकी 5,000 की एंट्री करें, क्योंकि 10,000 से रुपीज़ से ज़्यादा का पेमेंट आप अपने कैश में अंदर ना दिखाएं, अदरवाइज वो एक्सपेंसेस जिसके लिए आपने पेमेंट किया होता है वो डिसअलाउड हो जाएगा। और डिसअलाउड का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि ये हमारे हाथ में होता है कैश का पेमेंट करना। तो आप इन चीज़ों का प्रॉपर ध्यान रखें। तो ये थर्ड पॉइंट था, बहुत इंपॉर्टेंट था। 4 पॉइंट्स की हम बात करने वाले हैं अब यहाँ पे, क्रेडिटर्स बैलेंस मैच। सर हम क्या करते हैं, गुड्स परचेज करते हैं और गुड्स परचेज करने के बाद में हम उनको पेमेंट करते हैं, यानी कि बहुत सारे ट्रांजैक्शन होते हैं। तो एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 2023 को आपकी बुक्स के अंदर जो क्रेडिटर्स के जो बैलेंस आ रहे हैं वो सामने वाली पार्टी यानी कि आपके जो सप्लायर्स है उनके हिसाब से आप मैच कर लें। सर उनके हिसाब से मैच इसलिए करना पड़ता है कि उनके जो बैलेंसेज है उनकी बुक्स के अंदर आपके बैलेंसेज, आपकी बुक्स के अंदर उनके बैलेंसेज प्रॉपर मैच होना चाहिए। अगर दोनों के बीच में कहीं पर भी डिफरेंस है तो वो डिफरेंसेस आने वाले समय के लिए बहुत बड़ा अमाउंट बन सकता है, यानी कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो आप क्या करें सर, पार्टियों के जितने भी स्टेटमेंट, आपकी जितने भी पार्टीज हैं जिनसे आपने गुड्स परचेज किया हुआ है उनके आप स्टेटमेंट मंगवा लें, बाय मेल मंगवा लें, कैसे भी मंगवाएं, उनके स्टेटमेंट मंगवा के प्रॉपर तरीके से आप उसको रिकंसाइल करें उनके लेजर्स और आपके लेजर्स के हिसाब से। दूसरा, आपने जिसको गुड सेल्स किया उनको भी आपको स्टेटमेंट देने होंगे, तो सामने वाली पार्टी को भी आप स्टेटमेंट प्रोवाइड कर दें ताकि वो भी आपके स्टेटमेंट के हिसाब से उनके स्टेटमेंट को मैच कर लें। और ये जो अमाउंट है डेटर्स और क्रेडिटर्स, ये आप प्रॉपर तरीके से ध्यान रखें। दूसरा, कभी कभी क्या होता है सर, किसी क्रेडिटर्स का बैलेंस डेबिट होता है, यानी कि आपने एडवांस में पेमेंट कर दिया होता है, और किसी डेटर्स का बैलेंस क्रेडिटर्स में भी होता है, आपने एडवांस में रिसीव कर लिया होता है। तो इन पार्टीज का भी आपको ध्यान में रखना है कि हाँ एक्चुअल में ये पेमेंट आया है या नहीं आया है। नंबर पॉइंट, विड्रॉल कैपिटल। नॉर्मली क्या होता है सर, हम अपने करंट अकाउंट से कभी कभी ऐसे पेमेंट कर देते हैं जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं होते हैं, उस प्रोपराइटर की पर्सनल से रिलेटेड होते हैं या फिर किसी और चीज़ के रिलेटेड हो, यानी कि बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं होता है। तो ऐसे केसेस में आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, जो भी विड्रॉल के एक्सपेंसेस है उसको आपको कैपिटल के अंदर डेबिट करना है, और उसकी जो डिडक्शंस होती है हमको इनकम टैक्स के अंदर सेक्शन 80C के अंदर मिलती है, उसके प्रॉपर डॉक्यूमेंट आप प्रिपेयर कर ले कि हाँ कि अगर हमने LIC का पेमेंट किया है तो आपके पास में LIC की स्लिप मिलेगी, अगर आपने स्कूल फीस पे करी है स्कूल फीस की रिसिप्ट होगी आपके पास में। तो जो भी आप पेमेंट करते हो और जो एक्सपेंसेस आप कैपिटल के अंदर डेबिट करते हो, जिसका आप इनकम टैक्स के अंदर डिडक्शंस लेते हो, तो उसका प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंटेशन करें ताकि आप CA को ये बता सके कि सर हाँ इसके बिहाफ पे हमने ये ट्रांजेक्शन पास किया। नंबर 5 के बाद में हम बात करते हैं नंबर 6, GSTR1 एंड GSTR2 बी मैच विथ डेटा। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे अकाउंटिंग का अंदर। हम पूरे साल यानी कि अप्रैल से लेके मार्च तक हम क्या करते हैं, पूरे साल में अकाउंटिंग करते हैं, हम बिल्कुल नहीं चेक करते कि सर जो हो गया सो हो गया। लेकिन आपको 31 मार्च 2023 से पहले आपको ये चेक करना हो। क्या चेक करना होगा सर, आपकी टेली की जो बुक्स है उसके अंदर जो सेल्स का फिगर आता है वो सेल्स का फिगर आपके GSTR1 के हिसाब से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर आपका नहीं कर रहा है तो आप मार्च के मंथ का जो भी रिटर्न फाइल अप्रैल 20 तक कर दें, तो उस समय आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। इसके बाद आपने सर GSTR1 का जो भी आउटवर्ड सप्लाई है उसका आपने GSTR3B के अंदर पेमेंट किया है कि नहीं किया है, तो इन दोनों को आप प्रॉपर तरीके से मैच कर लें। दूसरा सर, GSTR3B के अंदर आपने जो भी इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया हुआ है वो GSTR2B के हिसाब से मैच कर ले कि वो आपका सामने वाली पार्टी ने उसके
जीएसटीआर 1 के अंदर शो किया हुआ है या नहीं किया हुआ है, और जीएसटीआर 2B के हिसाब से हमारी बुक्स का परचेज चेक कर ले कि यानी कि हमारा वो जो जीएसटीआर 2B के अंदर परचेज है वो हमारी बुक्स के अंदर है या नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है, क्योंकि जब भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल होता है उस समय हमको ये चीज़ ध्यान रखनी होती है। नंबर 7 है टीडीएस डिडक्टेड एंट्री। कभी कभी हमें क्या होता है कि हम तो एंट्री करते जाते हैं, हमें पता नहीं रहता है कि हमारा किसी ने टीडीएस भी डिडक्ट किया हुआ है, यानी कि बैंक में अगर आपकी कोई एफडी है तो वहां से टीडीएस डिडक्ट किया होगा, कोई ऐसा इनकम होगी जिस पर टीडीएस डिडक्ट किया होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इनकम टैक्स पोर्टल पर जाकर 26S चेक करना। 26S कैसे चेक करते हैं उसका भी वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पे है, आप सर्च कर लीजिएगा, उसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे देंगे। तो आपको 26S चेक करना है। 26S में अगर आप किसी ने आपका टीडीएस डिडक्ट किया हुआ है तो उसकी भी एंट्री आपको आपके बुक्स के अंदर करनी होगी। अब उसकी एंट्री कैसे करेंगे ये हम नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको चाहिए तो हम लाएंगे, इसलिए कमेंट जरूर करिएगा कि आपको इसके अंदर कौन कौन से वीडियोस जो आने वाले समय में चाहिए, तो वो हम आपको जरूर प्रोवाइड करेंगे। तो टीडीएस की एंट्री आपको कंप्लीट करनी है, यानी कि आपका किसी ने टीडीएस डिडक्ट किया हुआ है आपका, तो वो एंट्री आपको आपके बुक्स के अंदर करनी है और एज ए करंट एसेट्स में उस टीडीएस का अमाउंट आएगा। नंबर 8 कि हम बात करते हैं लोन स्टेटमेंट। नॉर्मली सर हर बिजनेसमैन लोन लेता है, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो प्रोपराइटर हो, चाहे वो पार्टनरशिप फर्म हो। अब हम क्या करते हैं सर, हम जो एंट्री करते हैं, जो इंस्टॉलमेंट हम पे करते हैं, इंस्टॉलमेंट हम बैंक स्टेटमेंट के आधार पर एंट्री करते हैं, क्योंकि ईसीएस सिस्टम्स होता है और उससे हमारा अमाउंट से डिडक्ट, बैंक अकाउंट से डिडक्ट हो जाता है और हम एक एंट्री पास कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल 50,000 रुपीज़ का हमारी इंस्टॉलमेंट है तो 50,000 रुपीज़ अकाउंट, लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इस तरह की हम 12 एंट्रीज करते हैं। लेकिन आपकी इस एंट्री में इंटरेस्ट भी होता है और प्रिंसिपल अमाउंट भी होता है, तो आप इन दोनों को बाइफरकेट करना होता है। इस बाइफरकेट करने के लिए आपको लोन स्टेटमेंट मंगवाना होता है बैंक से, या फिर आप ये मान के चलो सर इंटरेस्ट सर्टिफिकेट आपको मंगवाना हो। इन दोनों में से जो भी आपके पास में अवेलेबल हो उसके हिसाब से आपको जो इंटरेस्ट का अमाउंट है उसको आपको पीएनएल में ट्रांसफर करना है और जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो आपको लोन में से डिडक्ट करना है। तो ये काम आपको ज़रूर करना होगा, आप इस चीज़ का प्रॉपर तरीके से ध्यान रखें। तो लोन स्टेटमेंट की एंट्री करना, यानी कि जो इंटरेस्ट है वो प्रॉपर तरीके से पीएनएल के अंदर डेबिट करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर किसी ने होम लोन लिया हुआ है, उसकी इंस्टॉलमेंट भी करंट अकाउंट से जारी है, तो वो होम लोन का जो इंटरेस्ट है वो पार्टनर्स के कैपिटल, इंडिविजुअल्स के कैपिटल के अंदर हमको डेबिट करना होता है, यानी कि विड्रॉल करना होता है, क्योंकि वो पर्सनल एक्सपेंसेस है, न कि बिजनेस का है। बिजनेस का एक्सपेंसेस होता तो हम प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर डेबिट करते हैं, लेकिन ये पर्सनल है इसलिए हम उसको कैपिटल के अंदर ट्रांसफर करेंगे। 9th नंबर है सर क्लोजिंग स्टॉक। आपका क्लोजिंग स्टॉक प्रॉपर तरीके से मेंटेन होना चाहिए। हम हमारा जो मेथड यूज करते हैं, लिफो मेथड, फिफो मेथड, एवरेज मेथड यूज करते हैं। आप कौन सा मेथड यूज करते हैं उसके हिसाब से आप प्रॉपर तरीके से चेक कर लें। दूसरी बात सर, अगर आपके पास बहुत सारे आइटम्स है, उस बहुत सारे आइटम्स में कोई भी आइटम्स आपका माइनस में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है कि आपके पास में स्टॉक नहीं था और आपने किसी को गुड्स सेल्स कर दिया। तो कभी कभी क्या होता है कि सर हमारा गुड्स हमको कोई और सेल्स करना था और गलती से हमने कुछ और सेलेक्ट कर दिया जो हमारे आइटम्स में अंदर हमारे स्टॉक में था ही नहीं, तो वो हमारा माइनस में चला गया। तो ऐसा आपको नहीं करना है। प्रॉपर तरीके से आपका जो क्लोजिंग स्टॉक है वो आप प्रॉपर मैच कर लें, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक के आधार पर ही आपका ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट होता है। क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा होगा तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट ज़्यादा होगा, क्लोजिंग स्टॉक कम होगा तो जिससे आपका ग्रॉस प्रॉफिट कम आएगा। तो आपको क्लोजिंग स्टॉक भी प्रॉपर तरीके से मैच करना है। अगर आप बैच वाइज डिटेल मेंटेन कर रहे हो, बैच वाइज डिटेल जहां पर आपको ईएमआई नंबर की तरह कर रहे हैं, तो वहां पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान लगाने की ज़रूरत है। ये उसका एक सेपरेट वीडियोस में नेक्स्ट के अंदर लेने वाला हूं कि अगर आप ईएमआई के थ्रू यानी कि बैच वाइज डिटेल मेंटेन कर रहे हो तो आपके लिए भी वीडियो बहुत ज़रूरी है। इसके लिए अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। नंबर 10 डेप्रीशिएशन के। सर हमारे फिक्स एसेट्स के अंदर, हमारे बैलेंस शीट्स के अंदर एसेट साइड में फिक्स एसेट्स होती है। फिक्स एसेट्स पर एज पर WDV मेथड इनकम टैक्स एक्ट के तरफ हमको एक एंट्री पास करनी होती है जिसको हम बोलते हैं डेप्रीशिएशन। तो डेप्रीशिएशन की एंट्री आपको कंपलसरी फाइल करनी होती है, आपके पास में चॉइस नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि सर हमारा प्रॉफिट कम है, हम डेप्रीशिएशन की एंट्री नहीं पास करें, चलेगा क्या? आंसर इज नो। आपको कंपलसरी एंट्री पास करनी है, चाहे आपका प्रॉफिट कितना भी हो। तो आपको WDV मेथड यूज करना। आपको उसमें दो चीजें ध्यान रखनी है, मोर देन 180 डेज, लेस देन 180 डेज। उसके हिसाब से आपको डेप्रीशिएशन चार्ज करना है। प्रीवियस ईयर में जो भी डेप्रीशिएशन चार्ज किया हुआ उसी के आधार पर आपका डेप्रीशिएशन चार्ज होगा। तो डेप्रीशिएशन की एंट्री करें।
और एसेट्स के अंदर वो इतना माइनस करते हैं जिससे आपका इधर प्रॉफिट कम हो जाएगा, उधर से आपकी एसेट्स कम हो जाएगी। नंबर 11, फिक्स डिपॉजिट। सर आपकी बुक्स के अंदर फिक्स डिपॉजिट अगर आपको दिखता है, आपकी बुक्स के अंदर अगर एसेट साइड अगर आप देखेंगे और वहां पर आपको फिक्स डिपॉजिट दिखता है, तो वहां पर आपको इंटरेस्ट सर्टिफिकेट मंगवाने की बहुत जरूरत पड़ेगी। सर क्या मंगवाने की जरूरत पड़ेगी? इंटरेस्ट सर्टिफिकेट। क्यों इंटरेस्ट सर्टिफिकेट? क्योंकि हम जो अकाउंटिंग होते हैं वो एक्यूरल बेसिस के आधार पर रिकॉर्ड करते हैं। इसके लिए उस साल का जितना भी इंटरेस्ट है उसको एक्यूरल बेसिस पे हमको रिकॉर्ड करना होगा, चाहे पेमेंट हम 2 साल 3 साल जब भी हमारे एफडी मैच्योर होगी उस समय हम रिसीव करेंगे, लेकिन इनकम तो इंटरेस्ट की इनकम तो इस साल की है, इसलिए उस इनकम को इस साल में रिकॉर्ड करना होगा। और अगर आपने एफडी का जो भी इंटरेस्ट है, अगर इंटरेस्ट 40,000 रुपीज से ज्यादा है तो आपको 10% के हिसाब से टीडीएस भी डिडक्ट होगा, तो उसकी भी एंट्री आपको टीडीएस की करनी है। और जब आप रिफंड लेंगे तब आपकी रिफंड की एंट्री भी आपको बैंक के अंदर करनी होगी। तो यह आपको ध्यान रखना है, ये को आपको बताएगा नहीं, आपको देखना है कि आपकी बैलेंस शीट के अंदर फिक्स डिपॉजिट है तो आपको इंटरेस्ट सर्टिफिकेट मंगवाने की जरूरत पड़ेगी। नंबर 12, प्रोविजंस। सर प्रोविजंस हमें अभी बोला कि सर एक्यूरल अकाउंटिंग सिस्टम के आधार पर आप रिकॉर्ड्स करते हो, तो सैलरी का एक्सपेंसेस, रेंट का एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी या वेजेस, ऐसे जो एक्सपेंसेस होते हैं ये हम मार्च का अप्रैल में पे करते हैं, और इस साल की जो ऑडिट फीस होती है वो हम नेक्स्ट ईयर पे करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है? इसके लिए हमें प्रोविजंस बनाना होता है। अब ये प्रोविजंस कैसे बनाते हैं सर? डेप्रिसिएशन की एंट्री कैसे करते हैं? इसके लिए अगर आप एक प्रॉपर तरीके से सीखना चाहते हैं, यानी कि मुझे एक टैक्स कंसल्टेंट बनना है, एक सीनियर अकाउंटेंट, अकाउंट्स मैनेजर बनना है, तो उसके लिए हमारा कोर्स है टैक्स कंसल्टेंट का। आप इस कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिटेल्स में हम वहाँ पर आपको एवरी चैप्टर्स प्रैक्टिकल डेटाबेस के आधार पर एग्जाम्पल के साथ में बताते हैं, ताकि आपका क्लियर हो जाए और आप लाइफ में एक अच्छे अकाउंटेंट, एक टैक्स कंसल्टेंट, एक सीनियर अकाउंटेंट बनकर बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर की हुई है, उसके अंदर आप एक गूगल फॉर्म है, वहां पर अपनी इंक्वायरी कीजिएगा, हमारी टीम की तरफ से आपको कॉल आ जाएगा और आप उसकी जानकारी जरूर ले सकते हैं। तो 12 नंबर प्रोविजंस आपको क्लियर हो गया। दूसरी बात करते हैं सर यहाँ पर एडवांस एडजस्टमेंट। एडवांस एडजस्टमेंट का मतलब ये होता है कि सर फॉर एग्जांपल हमने कोई इंश्योरेंस का पेमेंट किया, इंश्योरेंस का पेमेंट हमने किया फॉर एग्जांपल सितंबर में और 12 मंथ के लिए किया हुआ। तो 12 मंथ के लिए अगर हमने सितंबर में 15,000 रुपीज़ का कोई इंश्योरेंस का पेमेंट किया, लेकिन ये जो इंश्योरेंस का पेमेंट सितंबर में किया, तो सितंबर से मार्च तो 7 मंथ होते हैं, तो 7 मंथ के हिसाब से जो एक्सपेंसेस है वो इस साल में बुक होगा, बाकी का जो 5 मंथ का जो एक्सपेंसेस है वो नेक्स्ट ईयर बुक होगा। इसलिए आपको एडवांस की एंट्री भी पास करनी पड़ेगी। कभी कभी आपको एज ए एडवांस भी दिखाना होता है कि ये हमने एडवांस में पेमेंट किया। अब ये एडवांस में पेमेंट कैसे होता है उसके भी वीडियोज हम आने वाले टाइम में लेके आएंगे। नंबर 14, अनसिक्योर्ड लोन इंटरेस्ट। सर कभी कभी हम क्या करते हैं, हमारे रिलेटिव से भी इंटरेस्ट ले लेते हैं, हमारे रिलेटिव से हम लोन ले लेते हैं और उस लोन के ऊपर कभी कभी हमको इंटरेस्ट भी पे करना होता है। तो आपको ये प्रॉपर देखना है कि सर आपको इंटरेस्ट पे करना है या नहीं करना। अगर इंटरेस्ट पे करना है तो उस इंटरेस्ट की अमाउंट कितना है वो आप बैंक से पेमेंट करने वाले हो या कैश में पेमेंट करने वाले हो। अगर आप कैश में पेमेंट करने वाले हो तो उसकी टेंशन ही नहीं है, दिखाने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप बैंक से पेमेंट करने वाले हो तो आपको एंट्री शो करनी होगी। अगर आपका टर्नओवर 1 करोड़ से ऊपर है और आप 10,000 रुपीज़ से ज़्यादा का अगर इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो आपको TDS डिटेक्ट करना होगा। तो ये चीज आपको प्रॉपर तरीके से ध्यान रखनी है, अनसिक्योर्ड लोन इंटरेस्ट की प्रॉपर तरीके से आपको ध्यान रखनी है। एंड नंबर 15, अदर इनकम्स। अदर इनकम्स का मतलब ये होता है कि सर अगर आपकी कोई अदर इनकम हो रही है बिजनेस के अलावा, अगर आपकी कोई अदर इनकम्स हो रही है तो उसको हम अदर इनकम्स को हम PNL के अंदर ले जाते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकली बिजनेस की इनकम नहीं होती है। जैसे आपको इंटरेस्ट ऑन सेविंग बैंक अकाउंट से अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, अगर आपको कोई डिविडेंड मिल रहा है या अगर आपको कोई कमीशन मिल रहा है, तो ये जो इनकम्स है ना ये पर्सनल इनकम्स मानी जाती है उस प्रोप्राइटर की। तो इसको सीधा ट्रांसफर आप कैपिटल अकाउंट्स के क्रेडिट साइड्स में आप कर सकते हो, न कि आप उसको PNL के अंदर क्रेडिट करें। तो ये 15 पॉइंट्स जो बहुत इंपॉर्टेंट थे आपको बैलेंस शीट फाइनलाइजेशन के लिए। चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाने से पहले आपको ये काम जरूर कर लेना है, और इस काम को करने के बाद आप चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास में जाएंगे तो चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको बोलेगा वाह क्या टैलेंटेड हो आप, तो आपने तो हमारा सब कुछ कर दिया हुआ, हमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे ही
बनने के लिए आपको कुछ न कुछ सर अपनी कुर्बानी देनी पड़ेगी। तो इसके लिए आप हमारा टैक्स कंसल्टेंट का कोर्स ज्वाइन कीजिए, जहां पर हमको डिटेल में हम आपको वहां पर कवर करवाते हैं, एवरेज चैप्टर्स हम आपको वहां पे कवर करवाते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये सही वीडियो देखने के लिए अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके एक कमेंट से मुझे बहुत पॉजिटिव एनर्जी आती है और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा वीडियो बना सकूं। अगर आपको किसी और टॉपिक्स के ऊपर वीडियो की ज़रूरत है कि सर ये वाला टॉपिक जो हमको समझ में नहीं आ रहा, इसके ऊपर आप डिटेल में एनालिसिस कीजिए, तो वो टॉपिक भी आप कमेंट के अंदर जरूर शेयर कर सकते हैं। और अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं, जहां पर आपको अपडेट लेने की ज़रूरत है, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको हम अपडेट ज़रूर प्रोवाइड करते रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे। जय हिंद।